बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़ते हैं तो उसमें मॉनेटरी एग्रीगेट्स में आता है M1, M2, M3 और M4। ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इकोनॉमिस्ट का मनी की डेफिनेशन पे कोई कंसेंसस नहीं था। यानी कुछ लोग कहते थे कि ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कुछ लोग कहते थे कि नहीं स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, और बाकी जो भी मनी के फंक्शंस होते हैं वो आप लोगों को मैंने बताए थे। तो इसलिए अभी तक आज तक भी मनी की डेफिनेशन पे कोई कंसेंसस नहीं है। तो इस वजह से कुछ लोग तो मनी को बड़ा ही नैरोली डिफाइन करते थे और कुछ लोग जो है मनी को बड़ा ब्रॉडली डिफाइन करते थे। इसलिए जब ये चीज सामने आई तो फिर इसका हल ये निकाला गया कि हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स बना देते हैं, ठीक है। और मॉनेटरी एग्रीगेट्स पूरी दुनिया में जो है वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबिलिटी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिस मुल्क में जितनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट होती है उसके मुताबिक मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, तो ये अभी हम मजीद पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी बातें कि क्या है। एग्रीगेट्स का मतलब है कि कोई चीज ऐड होके आ रही है आपके पास। तो यहाँ पर मॉनेटरी एग्रीगेट्स की एक जो बेस है वो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हम मोर लिक्विड से हम लोग लेस लिक्विड की तरफ जाएंगे। मोर लिक्विड टू लेस लिक्विड। लिक्विडिटी आपको पता है किसे कहते हैं? जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए वो मोर लिक्विड होता है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट ना हो वो लेस लिक्विड होता है। मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि द ईज विद विच एनी एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कोई भी एसेट कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है उतना ही लिक्विड होता है। और फिर मैंने दो बातें और भी बताई थी कि जब आप कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए जाएं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम से कम आए और उसकी नॉमिनल वैल्यू भी कम से कम हो, तो वो और लिक्विड होता है। तो सबसे ज्यादा लिक्विड दुनिया में खुद कैश है जिसमें सब ने कन्वर्ट होना होता है। तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स में मोर लिक्विड से आप किधर जाएंगे? लेस लिक्विड की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि M1 से जब आप M4 की तरफ जाएंगे तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है। M1 क्या है? वो सबसे ज्यादा लिक्विड है और M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड है। समझ आ रही? यानी इसका मतलब ये है कि M1 के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम ऐड करेंगे, एडिशन करना ना, वो सबसे ज्यादा लिक्विड होंगे, मोर लिक्विड। और M4 के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो सबसे कम लिक्विड होंगे। तो एक चीज आपको ये भी बताई थी मैंने, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रेड ऑफ। तो मॉनेटरी ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ का मतलब तो वैसे चॉइस होता है। तो मॉनेटरी ट्रेड ऑफ होता है लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट। तो लिक्विडिटी और इंटरेस्ट में जो ट्रेड ऑफ है उसे हम मॉनेटरी ट्रेड ऑफ कहते हैं। मीनिंग दैट कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप है। और ट्रेड ऑफ का मतलब ही चॉइस होता है, और चॉइस का मतलब यही है कि नेगेटिवली रिलेटेड। बात समझ गए? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप लोगों को इंटरेस्ट की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी कि इंटरेस्ट क्या है? रिवॉर्ड है। और किस चीज का रिवॉर्ड है? लिक्विडिटी से महरूम होने का इनाम है। तो लिक्विडिटी जब आप कम करते जाएंगे तो आपका रिवॉर्ड बढ़ता चला जाएगा।
जितनी लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लिक्विडिटी ज़्यादा अपने पास रखेंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ये तो नहीं होगा कि आपके पास कैश भी हो और आपको इंटरेस्ट भी मिले। कैश देंगे, क्या कैश किसी को अपनी लिक्विडिटी देंगे, लिक्विडिटी से महरूम होंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट उसके रिवॉर्ड में मिलेगा। आप फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो आपके पास कैश है, आपके पास लिक्विडिटी है, तो अब आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वही लिक्विडिटी या कैश आप बैंक में दे देते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो लिक्विडिटी से महरूम होंगे तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। या जितनी टाइम के लिए आप लिक्विडिटी बैंक में जमा करवा देंगे या कैश जमा करवाएंगे उतना ही इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिक्विडिटी का और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये दोनों इकट्ठे नहीं मिल सकते आपको कि आपके पास लिक्विडिटी भी रहे और इंटरेस्ट रेट भी मिलना शुरू हो जाए। बैंक तो नहीं देगा ना आपको। अच्छा, अब ये जो अभी बात बताई है कि जब हम M1 से M1 से M1 से M4 की तरफ मूव करते हैं तो इसमें रिजल्ट ये निकलता है कि लिक्विडिटी कम होना शुरू हो जाती है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लिक्विडिटी कम होगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है और M4 जो है वो सबसे कम लिक्विड होता है। अच्छा, तो ये तो इनकी बेस है, यानी हाउ यू वुड फॉर्मुलेट द मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो दुनिया में कहीं भी मॉनेटरी एग्रीगेट्स होंगे उनकी बेस यही होगी जो मैंने अभी आपको बता दी है, लेकिन उनके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो वेरी करते रहेंगे, लेकिन बेस यही होगी जो मैंने अभी आपको बताई। अच्छा, मॉनेटरी एग्रीगेट से पहले एक और चीज भी होती है जिसको हम ये तो चारों मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं, लेकिन एक चीज और भी होती है जिसको हम मॉनेटरी बेस कहते हैं। तो मॉनेटरी बेस मैंने उस दिन समझाया था आपको कि मॉनेटरी बेस मींस M0। ये M1 से शुरू हो रहा है, M0 है, इसको H भी कहते थे, हाई पावर्ड मनी, और दैट इज C+R। ये मैंने उस दिन आपको समझा दिया था मॉनेटरी बेस क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा आज फिर भी मैं दोबारा से भी बता दूंगा आपको कि मॉनेटरी बेस क्या है। तो पहले हम स्टार्ट ही मॉनेटरी बेस से करते हैं। तो मॉनेटरी बेस के को हम सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी लायबिलिटीज भी कहते हैं। अगर हम बैलेंस शीट बनाएं सेंट्रल बैंक की, तो ये फर्ज करें कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है दैट इज SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो उसके बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पर हम लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटीज की बात करते हैं। लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज मींस जो आप लोगों ने जो जो उस एंटिटी ने पे करनी है और ये एसेट है उसके पास। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं कि आप व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू वुड गिव टू द अदर पर्संस। तो ये SBP की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के दो एस्पेक्ट होते हैं कि आपके पास एसेट क्या है और किन किन चीजों के आप मालिक हैं और किन क्या क्या चीजें आपने पे करनी है। समझ गए। तो इसके ये सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह एक आम बैंक के भी बैलेंस शीट की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो C और R हैं ये दोनों सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में आते हैं। यानी C मीन्स करेंसी इन सर्कुलेशन, और दूसरा क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, और दूसरा क्या है, रिजर्व्स। तो करेंसी इन सर्कुलेशन है और दूसरा क्या है, क्योंकि C दोबारा मैं बता दूं, C का मतलब है करेंसी इन सर्कुलेशन।
करेंसी इन सर्कुलेशन का करेंसी नहीं, सी का मतलब सिर्फ करेंसी नहीं है, करेंसी इन सर्कुलेशन है। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जो करेंसी सेंट्रल बैंक में नहीं पड़ी हुई, जो करेंसी आम बैंकों में भी नहीं पड़ी हुई, बल्कि किसके पास है, वो आम लोगों के पास है। तो जो लोगों के पास करेंसी पड़ी हुई है वो करेंसी इन सर्कुलेशन है, यानी करेंसी आउटसाइड द सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट एंड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, यानी गवर्नमेंट के पास भी जो करेंसी है वो भी करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं कहलाएगी। करेंसी इन सर्कुलेशन वो है जो आम लोगों के पास है, पब्लिक के पास है। और इसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें पेपर मनी है प्लस कॉइन्स हैं, कॉइन्स, ठीक है ना जी। तो करेंसी नहीं कहना, करेंसी इन सर्कुलेशन कहना है, जो कि आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम है। करेंसी इन सर्कुलेशन का क्या मतलब है, आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम, यानी बैंक्स में जो पैसा पड़ा हुआ है वो करेंसी इन सर्कुलेशन नहीं है। तो ये सी समझ आ गया। और आर जो है वो क्या है, वो है रिजर्व्स। ये रिजर्व्स पे पिछले लेक्चर पे भी मैंने बात की थी आपको कि रिजर्व्स क्या हैं, जो कि CRR और SLR से डिटरमिन होके आए हुए हैं आपके पास। और आर की इक्वेशन आपने पढ़ी थी, RR प्लस ER, रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। और रिक्वायर्ड रिजर्व की भी मैंने इक्वेशन बताई थी आपको, दैट इज इक्वल टू R इंटू डी। डी मीन्स डिपॉजिट, R मीन्स स्मॉल r मीन्स रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। और आपको मैंने बताया था कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो का मतलब है CRR प्लस SLR। और आपकी जो ये किताब है मिशकत की, उसमें वो CRR या SLR को जमा करके डायरेक्ट ही स्मॉल r लिखता है। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो से रिजर्व जो है वो तय पाते हैं। और रिजर्व का मतलब ये है कि कैश हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन मींस बैंक्स जो होते हैं, इन देयर वॉलेट्स और डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। जो वो सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखवाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं वो CRR से तय पाता है। और जो वो खुद अपने वॉलेट में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, वो SLR कहलाता है। और दोनों से जो तय होने वाली अमाउंट है वो R होती है, यानी कैपिटल R। तो कैपिटल R वो पैसा है जो कि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस ने अपने पास रखा हुआ है या सेंट्रल बैंक के पास जमा कराया हुआ है। और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन मैंने शायद पहले नहीं बताया, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन वो है जो कि 3 काम करता है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और वो क्या करता है, वो नंबर 1 क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को। नंबर 2 यानी एक्सेप्ट करना डिपॉजिट मींस के सेवर का जो सेविंग है वो अपने पास रखता है। नंबर 2 वो जो काम करता है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, वो एडवांस करता है लोन्स को। और नंबर 3 जो है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है, जो सेंट्रल बैंक ने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर इम्पोज की हुई है R की सूरत में, ये स्मॉल r की मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरी करता है। तो वो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहलाएगा, मीनिंग दैट कि वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करे, नंबर 2 लोन एडवांस करे, नंबर 3 रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे। तो उसे हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मज़ीद भी क्लियर हो जाएंगी, चूँकि अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये क्लियर हो रही बात आपको कि C और R जो है ये मैंने अभी आपको बताया कि ये लायबिलिटीज हैं सेंट्रल बैंक की। क्यों भला? क्योंकि करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो किसके पास है, वो लोगों के पास है। ये करेंसी किसके पास है, करेंसी इन दी
हैंड्स ऑफ पब्लिक है, लोगों के पास है। तो अब आपको नोट मैंने समझाया था कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। तो इसका मतलब ये कौन करेगा? सेंट्रल बैंक ही करेगा ना। तो सेंट्रल बैंक की वो क्या बन गई है? लायबिलिटी बन गई है। जितनी भी करेंसी लोग हमारे पास है, वो हमारा सेंट्रल बैंक उसको लायबल है कि वो पे करेगा। किसकी सूरत में? जब हम मुतालबा करेंगे किसका? हार्ड करेंसी का। हार्ड करेंसी भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होती है। तो उसके सूरत में उन्होंने क्या करना है, वो उनको वो उसकी लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि जितने भी नोट इस वक्त सेंट्रल बैंक के हमारे हाथ में हैं, वो सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है कि वो उसको पे करे। क्या पे करे? हार्ड करेंसी की सूरत में पे करे। तो ये इस वजह से लायबिलिटी बन गई। नंबर टू, आर जो है वो क्या है? वो वो पैसा है, आर भी करेंसी है, लेकिन वो करेंसी है जो कि विद इन द बैंकिंग सिस्टम है। ये करेंसी इन सर्कुलेशन आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम करेंसी है। लेकिन जो आर है ये वो करेंसी है, ये भी करेंसी है जो बैंकों ने अपने पास रखी हुई है और या फिर सेंट्रल बैंक के पास रखी हुई है। तो जो अपने पास रखी हुई है वो भी एक्चुअली बैंकों ने अपने पास नहीं रखी हुई, वो भी सेंट्रल बैंक के पास ही जो उनका अकाउंट होता है उसमें रखी होती है। कहने को तो वो उनकी अपने पास होती है, लेकिन एक्चुअली वो उनके अपने पास नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है? वो सेंट्रल बैंक के पास ही होती है। यानी सीआरआर और एसएलआर जो हैं वो दोनों ही कहाँ पे होते हैं? वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। ये समझ गए बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड होल्ड। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर भी जो है वो क्या है? लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक की। क्योंकि लोगों ने क्या किया हुआ है? लोगों मतलब बैंकों ने अपना पैसा सीआरआर की सूरत में और एसएलआर की सूरत में सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है। तो सेंट्रल बैंक ने उनको वापस करना है ना, तो लायबिलिटी बन गई। इसलिए सी प्लस आर को हम या मॉनेटरी बेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। यानी मॉनेटरी बेस क्या है? दिस इज द मॉनेटरी लायबिलिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो बहरहाल अभी तक हमने मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़ना था, मॉनेटरी एग्रीगेट्स नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको पहले मॉनेटरी बेस बताया जो कि इससे भी पहले की कहानी है। इसको हम मॉनेटरी बेस कहते हैं। एम बी एम नॉट एच या ये सारा कहते हैं। तो एम नॉट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स से शुरू करते हैं। मैंने आपको मॉनेटरी एग्रीगेट्स की स्टोरी ये बताई है कि वो जो हम M1 से M4 की तरफ जाएंगे तो लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी और इंटरेस्ट रेट क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग M0 पढ़ते हैं। तो M1 पढ़ते हैं। M1 जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? डेफिनेशन है जो कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैश पे पूरा उतरती है। और M1 के अंदर क्या क्या आता है? M1 के अंदर आता है जनाब सी मींस करेंसी इन सर्कुलेशन। तो प्लस आता है उसमें ट्रेवलर्स चेक। ट्रेवलर्स चेक, अमेरिका में चेक के स्पेलिंग SHECK होता है और यूके में चेक के स्पेलिंग होते हैं SHEQUE चेक। तो ये चेक के स्पेलिंग सही है, ये यूके में ऐसे, यूएसए में ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद है
ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स। तो ये तीन कंपोनेंट को ऐड करें तो ये पहला मॉनेटरी एग्रीगेट बनता है जिसे हम M1 कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड का मतलब ये है कि ये किसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, कैश की। तो ये इसका मतलब ये भी कैश है, ये भी कैश है और ये भी कैश है। कैश मींस कि सबसे ज्यादा लिक्विड है। तो कैसे, करेंसी तो कैश है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमें समझ आती है बात कि करेंसी क्या है, कैश है। और करेंसी इन सर्कुलेशन मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। तो करेंसी तो कैश है, ट्रैवलर चेक भी कैश है। अमेरिका के अंदर जो लोग नॉर्मली ट्रैवलर चेक्स को यूज करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आने के लिए वो करेंसी के बजाय ट्रैवलर चेक भी यूज करते हैं। और ट्रैवलर चेक बिल्कुल उसी तरीके से यूज होते हैं या लोग उसको ले लेते हैं जिस तरह से करेंसी को लेते हैं। वहां पर डॉलर तो लेते ही हैं लोग, ट्रैवलर चेक भी आप दे देंगे तो वो भी ले लेंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रैवलर चेक उसी तरीके से यूज हो रहे हैं जिस तरीके से करेंसी यूज होता है। तो ट्रैवलर चेक भी करेंसी की या कैश की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। और फिर है ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स। ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स जो हैं वो भी सबसे ज्यादा लिक्विड हैं। ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स हैं क्या? ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स को हम चेक करंट अकाउंट भी कहते हैं। ये हमने पहले भी बताया था आपको, करंट अकाउंट कहते हैं। और जी, इसको हम चेकिंग अकाउंट भी कहते हैं। इसको हम चेकिंग अकाउंट भी कहते हैं। करंट अकाउंट या चेकिंग अकाउंट, या आपको याद होगा इसको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, ये या ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स एक ही बात है। इसका मतलब ये होता है कि ये पैसा जब चाहें आप निकलवा सकते हैं। चेकिंग अकाउंट का मतलब ये है कि यू हैव द प्रिविलेज टू विदड्रॉ योर अमाउंट ऑफ मनी बाय राइटिंग द चेक। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू विदड्रॉ यू कैन विदड्रॉ। तो इसका मतलब ये जो पैसा बैंक में भी पड़ा हुआ है तो समझे बैंक में नहीं पड़ा हुआ बल्कि आपके पास ही पड़ा हुआ है, जब चाहे आप निकलवा सकते हैं। तो समझे सबसे ये भी फिर मोस्ट लिक्विड हो गया। अगर बैंक में पड़ा हुआ है और आप निकलवा नहीं सकते तो फिर वो लिक्विडिटी कम हो जाती है। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और बैंक आपको ये कहता है कि जब चाहे निकलवा लें, तो समझे आपके पास ही पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई वो नहीं है हमें टेंशन वाली बात कि ये बैंक में पड़ा हुआ है, इसलिए ये समझे आपके पास ही पड़ा हुआ है, तो ये कैश ही है आपके पास। ठीक है ना जी। जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स होते हैं एक्चुअली उसकी आगे तीन काइंड्स होती हैं। एक को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक को हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरे को हम कहते हैं नाउ, और तीसरे को हम कहते हैं एटीएस। अमेरिका के अंदर, ये मैं आपको जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़ा रहा हूँ ये मिशिगन की बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, और ये यूएसए के अंदर जो होते हैं वो पढ़ा रहा हूँ। पाकिस्तान के अभी बाद में पढ़ते हैं पाकिस्तान में क्या होता है। तो ये यूएसए की हम बात कर रहे हैं। तो हम यूएसए के अंदर जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स हैं उनको उनको आगे फिर तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक डिमांड डिपॉजिट्स, और एक नाव नाव पर भी बात अभी करते हैं, और फिर एक होता है एटीएस। ये तीन मिले तो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट बनता है। समझ गए? तो ये जब ये वो हो जाए ना, अपना डिस्कनेक्ट हो, तो मुझे उसी वक्त ही प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है।
जी ठीक है, क्योंकि फिर वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इधर मेरा स्क्रीन ये की हुई है तो डिस्कनेक्ट नहीं पता चलेगा कि कब हुआ। अच्छा, अब ये है कि ये ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स क्या हैं? ट्रांजैक्शन डिपॉजिट का मतलब है चेकिंग अकाउंट। इसका मतलब ये है कि आप जब चाहे चेक लिखें और आप अपनी अमाउंट जो है वो विथड्रॉ करवा सकते हैं। इसलिए यानी आप चेक लिखने का आपको यहाँ पे राइट है। चेक लिखने का राइट का मतलब ये है कि आप चेक आप विद अमाउंट निकलवाने का आपके पास क्या है, राइट है यहाँ पे। तो इसमें जो पहला जो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट के अंदर अकाउंट आता है उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट नाम से ही जाहिर है कि व्हेन एवर यू वुड डिमांड योर मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक वुड पे यू। तो ये जब बैंक आपको पे करेगा तो जाहिर सी बात है फिर आपको वो इंटरेस्ट नहीं पे करेगा, बैंक फिर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। तो ये मैंने आपको उस वक्त समझाया भी था जब टाइप्स ऑफ अकाउंट समझाई थी कि डिमांड डिपॉजिट के ऊपर बैंक आपसे बैंक आपको आपकी अमाउंट पर इंटरेस्ट देता नहीं है, बल्कि आपसे सर्विस चार्जेस की सूरत में इंटरेस्ट ले रहा होता है वहां पे। इवन कि जब भी आप अपनी लिक्विडिटी किसी को देते हैं तो फिर क्या करते हैं, आपको वो इंटरेस्ट पे करता है, क्योंकि लिक्विडिटी से महरूम होने का इनाम ही क्या है, लिक्विडिटी से महरूम होने का नाम ही इंटरेस्ट है। इधर आप पैसा भी जमा कराते हैं बैंक को, डिमांड डिपॉजिट अगर आपने ओपन किया हुआ है जिसे आप करंट अकाउंट कहते हैं, तो बैंक आपको कुछ भी नहीं देता, क्योंकि उसमें बैंक आपको कहता है कि हम आपको एक सहूलत दे रहे हैं कि जब चाहे पैसे निकलवा लें। तो ये समझे पैसे बैंक के पास नहीं है, बैंक कहता है आपके पास ही है, तो इसलिए उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे नहीं करता है। और जब इंटरेस्ट पे नहीं करेगा तो आपके पास ही वो समझ लें कि पैसा है, तो समझे कैश तो सबसे लिक्विड हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि जहां लिक्विडिटी आएगी वहां इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लिक्विडिटी आएगी तो वहां पर इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि लिक्विडिटी के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, कम। तो इसलिए M1 के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि वो मोस्ट लिक्विड है। तो इन इसके ऊपर तो इंटरेस्ट करेंसी जो आपके पास घरों में पड़ी हुई है या आपके पास है, उस पर कभी इंटरेस्ट मिला आपको? तो इसके ऊपर लेस इंटरेस्ट मिलेगा या नो इंटरेस्ट मिलेगा, या नो इंटरेस्ट किसके ऊपर? इन तीनों आइटम्स के ऊपर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तीनों क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विड है। तो लिक्विडिटी पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलता ना। तो करेंसी देख लें, आप मेरे पास पड़ी हुई है, आपके पास घर में पड़ी हुई है, आपके वॉलेट में है, या तो आपको करेंसी के ऊपर नहीं मिलता। जब तक करेंसी दे नहीं देंगे तब तक नहीं मिलेगा, बैंक में नहीं जमा करवा देंगे। और अगर आपने करेंसी दे भी दी और ट्रांजेक्शन डिपॉजिट के अंदर जमा करवा दी वो, तो फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समझे वो तो उसमें तो आपको राइट है जब चाहे निकलवा लें। जिस अकाउंट के अंदर आपको राइट नहीं होता कि जब चाहे पैसे निकलवा लें, उस अकाउंट को उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये सारे एक्चुअली ट्रांजैक्शन डिपॉजिट सारा ही नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग। इसका मतलब है नॉन इंटरेस्ट बेरिंग ये क्या है, ये सारे ही चेकिंग अकाउंट हैं। इसका मतलब है कि ये चेकिंग अकाउंट है, मतलब चेक लिखने का राइट है इसके अंदर। चेक लिखने का राइट का मतलब जब चाहे पैसे निकलवा लें, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कोई नहीं है, तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो डिमांड डिपॉजिट भी क्या है, इसमें आप डिमांड करें बैंक से कि जी पैसे दें तो निकलवा लें, चेक की सूरत में कर लें या ATM के जरिए निकलवा लें, आपकी मर्जी। दूसरा है निगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विदड्रॉल। इसे क्या कहते हैं, नाउ को क्या कहते हैं, निगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विदड्रॉल। तो इसको कहते हैं ATS, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम,
ठीक है ना जी। ये अभी हमारे पास होल्ड ऑन, ये हमारे पास आ गया। ये 4 मिनट बाकी रहते हैं, इसके बाद ये वाइंड अप हो गया सेशन। तो बार निगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल का मतलब ये है कि निगोशिएबल का मतलब पहले मैं बता दूं। निगोशिएबल का मतलब ये होता है कि आप उसे सेल कर सकते हैं अगर उसकी एक्सपायरी से पहले, यानी बिफोर एक्सपायरी। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये सारे जो आप M1 M2 के अंदर डालेंगे ना चीजें, ये सारे, यानी M1 के अंदर एक आ गई, दूसरी चीज ये आ गई, तीसरी चीज ये आ गई, 3 चीजें आई है ना, 1 2 3। ये तीनों हैं क्या? ये तीनों कहलाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, एक एक्सपायरी होती है। उस एक्सपायरी से पहले, अगर सबकी भी नहीं होती लेकिन ज्यादातर एक्सपायरी होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो अगर उस एक्सपायरी डेट से पहले आप उसको मार्केट में बेच सकते हो तो उसे निगोशिएबल कहते हैं। बात समझ आ गई? अगर हम उसको उसकी एक्सपायरी डेट से पहले बेच सकते हो तो वो निगोशिएबल कहलाते हैं। और अगर आप सिर्फ उसको एक्सपायरी डेट पे ही आपको वापस करने पड़े तो उसे नॉन निगोशिएबल कहते हैं। तो निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल का मतलब समझ आ गया। यानी बिफोर एक्सपायरी अगर आप बेच सकें मार्केट के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, निगोशिएबल। और अगर आप सिर्फ एक्सपायरी पे ही उसको बेच सकें या पैसे वापस ले सकें या रिडीम करवा सकें तो उसे हम नॉन निगोशिएबल कहते हैं। तो निगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल का मतलब भी क्या है, ये भी अकाउंट है जो कि अमेरिका में होता है, उसे नाउ कहते हैं। ये इंटरेस्ट बेरिंग चेकिंग अकाउंट है। समझ आ रही? इंटरेस्ट बेरिंग चेकिंग अकाउंट, यानी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि है तो चेकिंग अकाउंट ही है, तो चेकिंग अकाउंट ही, लेकिन इस पे कोई इंटरेस्ट देंगे माइनर। ठीक है, माइनर इंटरेस्ट। इसलिए मैंने यहां पे लिखा था कि इसके अंदर या तो लेस इंटरेस्ट आएगा या नो इंटरेस्ट आएगा। यानी M1 के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएंगे उनमें लिक्विडिटी का एलिमेंट ज्यादा होगा और इंटरेस्ट का एलिमेंट क्या होगा, कम होगा। तो ये निगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल भी क्या है, ये सारे ही चेकिंग अकाउंट है, ये ज़हन में रखें। यानी ये भी चेकिंग अकाउंट है, ये भी चेकिंग अकाउंट है और ATS भी चेकिंग अकाउंट, क्योंकि ये तीनों क्या है, ट्रांजैक्शन डिपॉजिट। ट्रांजैक्शन डिपॉजिट वो है जो चेकिंग अकाउंट है। तो निगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल समझ आ गया आपको कि इसके ये क्या है, ये चेकिंग अकाउंट है लेकिन इसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। इंटरेस्ट बेरिंग है, इंटरेस्ट बेरिंग मीन इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। ठीक हो गया? तो इसे हम निगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल कहते हैं, नाउ अकाउंट। और उसके बाद तीसरा जो है वो है तीसरा है ATS। तो ATS अभी मैं आपको बताता हूं। तो अब आ जाते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम के अंदर। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम या ATS जो है वो भी क्या है, वो ट्रांजैक्शन डिपॉजिट है, जारी सी बात है। और यानी इसका मतलब ये करंट अकाउंट है या चेकिंग अकाउंट है या डिमांड डिपॉजिट है, ये सारे तीनों एक ही बात है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम में ये होता है जनाब कि आप अपने पाकिस्तान में चले जाएं हम लोग, तो आप कहें जी हमने बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो वो आपको कहेंगे, इधर लिखा होगा टाइप ऑफ अकाउंट। जब आप जरा जाके बैंक में ऐसे ही आज भी चले जाइएगा, उन्हें कहें अकाउंट ओपन करने का फॉर्म दे दें, तो वो आपको देंगे, तो वहां लिखा होगा टाइप ऑफ अकाउंट, तो वहां लिखा होगा करंट अकाउंट, है ना, और फिर लिखा होगा सेविंग अकाउंट, और फिर लिखा होगा टाइम डिपॉजिट। इसी तरीके से फिर लिखा होगा PLS अकाउंट। तो आप किसी एक पे टिक कर देंगे कि जी मैं करंट अकाउंट में मेरा अकाउंट ओपन करें और करंट अकाउंट ओपन करें, या आप सेविंग अकाउंट पे टिक कर देंगे, या इनमें से किसी एक पे तो टिक
करेंगे ना आप, तो ये पाकिस्तान में आप चले जाएं तो आपको इस तरीके से अकाउंट की टाइप मिल जाएंगी। लेकिन जब आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर ये लिखा होगा कि डिमांड डिपॉजिट, नाउ और एटीएस, ये तीन लिखे हुए नजर आ रहे होंगे आपको। तो एटीएस पे जब आप जाएंगे तो एटीएस का मतलब ये है कि आपके एक्चुअली करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों इकट्ठे ओपन होते हैं। एक ही अकाउंट, इधर तो इनमें से कोई एक होगा ना, इनमें से कोई एक होगा, लेकिन ये एटीएस जो है असल में दो अकाउंट इकट्ठे ओपन होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। करंट अकाउंट में फायदा क्या है कि आप जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं, सेविंग में जब चाहे पैसे नहीं निकलवा सकते। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आप विड्रॉ करवा सकते हैं, इसमें आप विड्रॉ करवा तो सकते हैं लेकिन लेस अमाउंट करवा सकते हैं, लेस अमाउंट, लेस विड्रॉ करवा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट में तो आप विड्रॉ करवा ही नहीं सकते और इसलिए इसमें इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो पीएलएस में इंटरेस्ट होता ही नहीं, वहां तो प्रॉफिट और लॉस होता है। ये इस्लामिक है। तो ये स्टोरी है इन तीनों चारों अकाउंट्स की। अब अगर आपने ये देखे ना, ये दोनों अकाउंट्स इकट्ठा होकर ये एटीएस बनता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम। इसमें ये होता है कि एक शख्स का एटीएस अकाउंट ओपन हुआ तो इसका मतलब उसके एक्चुअली दो अकाउंट इकट्ठे ओपन हो गए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों ओपन हो गए। और इसमें यह कि आपका जो पैसा है वो, फॉर एग्जांपल आपका पैसा जो है वो 50,000 डॉलर जो है वो आपने जमा करवा दिया इस अकाउंट के अंदर। इससे क्या होगा, इसके ऊपर आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा यहां से आपको। अब आपको फर्ज करें कि पैसों की जरूरत पेश आती है, तो अब आप क्या करेंगे? आप कहते हैं जी, बैंक को चेक लिखते हैं कि जी मुझे 2,000 रुपये चाहिए या 4,000 चाहिए। तो 4,000 रुपये जब चाहिए तो बैंक क्या करता है, वो आपके सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है ऑटोमेटिकली। इसलिए इसको ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल आपने 4,000 रुपया माइनस कर दिया तो ये 46,000 डॉलर बाकी रह जाता है। नहीं समझ आई? और ये 4,000 आप किधर चला जाएगा, इधर। अब 4,000 करंट अकाउंट में जब जाएगा तो इधर से आप विड्रॉ करवा सकते हैं, क्योंकि विड्रॉल का मतलब पैसे निकलवा सकते हैं। ये विड्रॉल सेविंग अकाउंट पे नहीं थी। समझ आ रही बात? विड्रॉल जो है या तो लेस थी या थी ही नहीं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इधर से तो पैसे निकलेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली इधर ट्रांसफर होंगे। और इसके ऊपर आपको बैंक ने कोई जो है वो सूद भी नहीं देना है। इसके ऊपर आपको बैंक ने सूद कोई नहीं देना, समझ रहे हैं ना? 4,000 है तो बैंक ने विड्रॉ करवा लिया आपको, आपने पैसे बैंक से निकलवा लिए। अब बैंक आपको 46,000 पे सूद देना शुरू करेगा, इंटरेस्ट आपको 46,000 में मिलेगा। तो इसका ये फायदा है कि विड्रॉ के लिए आप करंट अकाउंट चूज कर रहे हैं और सेविंग अकाउंट के लिए दोनों मजे ले रहे हैं। एक आप इंटरेस्ट का भी फायदा उठा रहे हैं और एक विड्रॉल का। ये दो चीजें चाहिए ना, कि इंटरेस्ट भी मिले और आप जब चाहे पैसे भी निकलवा लें। लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट पे और विड्रॉल मिलेगा करंट अकाउंट पे। तो आपने एटीएस अकाउंट ओपन कराया और दोनों मजे ले रहे हैं। तो ये चीज पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। आपको वहां पे अलग अलग मिलेगा, करंट अकाउंट ज्यादा मिलेगा, सेविंग अकाउंट में ज्यादा मिलेगा, और ये दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अमेरिका में ये एटीएस मौजूद है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम। ऑटोमेटिकली पैसा आपका इधर ट्रांसफर होगा सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट, यहाँ से आप विड्रॉल कराएंगे और बाकी पैसे पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका मतलब पैसा सारा एक्चुअली आपके पास ही है। तो ये सबसे ज्यादा जो लिक्विड है वो ये M1 होता है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। ठीक है ना जी? अब इसमें जो है वो मजीद इसको समझते हैं कि M2 और M3 क्या है। M2 और M3 समझते हैं। M1 मैंने आपको समझा दिया, M2 और M3 हम इकट्ठा समझते हैं। M2 और M3 हम इकट्ठा समझते हैं। M2 क्या है? M2 के अंदर क्या क्या आता है?
M2 है जी M1 प्लस क्या M1 यानी इसमें सारा शामिल है, ये M1 सारा ही है। ये ज़हन में रहे कि M0 और M1 में एक चीज कॉमन है। देखें M0 क्या है, M0 है C+R और M1 क्या था, C प्लस ट्रेवलर चेक्स प्लस ट्रांजेक्शन डिपॉजिट, यही था ना तीन। तो इन M0 और M1 में सारा M0 नहीं आया था, बल्कि सिर्फ C जो है वो ओवरलैप कर रहा था इन दोनों में। लेकिन जब हम M2 पे जाएंगे तो M2 में सारा M1 आएगा, M1 प्लस आएगा सारा कुछ। और जब हम M3 पे जाएंगे तो उसमें M2 सारा शामिल होगा और बाकी सारी चीजें आएंगी। और इसी तरीके से जब हम M4 में जाएंगे तो उसमें M3 सारा शामिल होगा और बाकी चीजें आएंगी उसके अंदर। ये जरा फर्क साफ ज़हन में रखें। M1 में M0 प्लस समथिंग नहीं है, यानी उसमें सिर्फ C कॉमन आ रहा है, बाकी TC और यानी ट्रैवलर चेक्स और ट्रांजेक्शन डिपॉजिट्स आ गए। लेकिन M2 में जब जाएंगे तो M1 आएगा पूरा, M3 में जाएंगे तो M2 आएगा, M4 में जाएंगे तो M3 आएगा। ये स्टोरी भी आपको शायद समझ में आ गई है। तो अब हम जब यहाँ पे M2 में जाएंगे तो M1 आएगा। यहाँ पे M1 में क्या है, इसी तरीके से जब मैं M3 में जाऊंगा तो उसमें M2 शामिल है सारा, ठीक है ना जी। अच्छा, अब M2 में M1 तो है, प्लस क्या क्या है, प्लस है सेविंग डिपॉजिट्स, प्लस क्या है, प्लस है जी MMDAs। ये मैं भी बताता हूँ क्या है MMDAs। प्लस क्या है टाइम डिपॉजिट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट्स। और फिर है जी इसके अंदर प्लस है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड MMMF। और फिर है इसके अंदर नेक्स्ट है, इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, ओवरनाइट रीपरचेज एग्रीमेंट्स। प्लस इधर कर लेते हैं, नजर दिया, प्लस है ओवरनाइट रीपरचेज एग्रीमेंट्स, ओवरनाइट रीपरचेज एग्रीमेंट्स। और प्लस है ओवरनाइट यूरो डॉलर्स। ये देख लें आपके सामने, ये M2 में ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आ रहे हैं। तो इसमें सेविंग डिपॉजिट आ गया, MMDAs आ गए, स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट आ गया, MMMF आ गया, ओवरनाइट रीपरचेज एग्रीमेंट्स आ गए, ओवरनाइट यूरो डॉलर आ गए। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 आइटम, 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको मिलाएं या एग्रीगेट करें तो M2 बनता है। और M3 में क्या होता है, M3 के अंदर मजीद कुछ चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी, तो हमारे पास आ जाएगा। उसमें आता है जी लार्ज, उसमें आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आता है, यानी MMDAs उसमें भी आता है, जैसे ये इसमें आया था MMDAs और इसमें भी आ रहा है MMDAs, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद इसमें आता है जी टाइम डिपॉजिट्स आता है, लेकिन इसमें लार्ज
डिनोमिनेशन, लार्ज डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट्स आता है, ठीक है। और फिर आता है इसके अंदर जी फिर आता है इसके अंदर टर्म रीपरचेज, टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट आता है उसके अंदर, ठीक है जी। टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट आता है, और फिर आता है जी इसके अंदर टर्म यूरो डॉलर्स प्लस टर्म यूरो डॉलर्स। तो ये है M3 की कहानी। अब इसको समझते हैं कि इनमें क्या फर्क है। ये मनी मार्केट, ये थोड़ी सी एक गलत हो गया, ये आना है मनी मार्केट, ये वाला आना है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, यहाँ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड ये आना है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है कि इनको समझें। इसमें जो पहला है M1 तो पता चलता है हमें क्या है। अब इसमें पहला जो है वो है सेविंग डिपॉजिट्स। मैंने एक बात समझाई थी कि M1 से M4 की तरफ जाएंगे तो लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी। अब इसका मतलब ये जो M2 में ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं ये सारे कम लिक्विड हैं। M3 में उससे कम लिक्विड वाले आएंगे और M4 में उससे कम लिक्विड वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएंगे। जितना लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट अब बढ़ता जाएगा। तो सेविंग डिपॉजिट आप समझते हैं कि इसमें क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट्स जो हैं वो इंटरेस्ट बेरिंग होते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। सारी सी बात है, जब लिक्विडिटी कम होगी तो इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट्स हैं जो कि इनकी कोई सेट मैच्योरिटीज नहीं है, यानी एक मैच्योरिटी नहीं है इसकी कि इतनी देर बाद ये सेविंग अकाउंट खत्म हो जाएगा। समझ गए? विदाउट सेटिंग द मैच्योरिटीज, कोई इसकी मैच्योरिटी नहीं है। तो लेकिन इस पे क्या है, ये इंटरेस्ट बेरिंग है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा। और जिस पे सूद मिलता है इसका मतलब उसमें लिक्विडिटी क्या है, कम है। तो इंटरेस्ट बेरिंग है ये, इंटरेस्ट बेरिंग है ये, ठीक है ना जी। इस पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको और इस पे कोई मैच्योरिटी नहीं है इसकी, यानी इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये पहला बात समझ में आ गई, सेविंग डिपॉजिट्स। दूसरा है MMDAs, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट्स। मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट भी क्या है, ये भी सेविंग अकाउंट है। ये भी क्या है, सेविंग अकाउंट है। ये भी सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन इसके अंदर आपको चेक लिखने की इतनी ज्यादा राइट नहीं होता, यानी लिमिटेड चेकिंग प्रिविलेज है आपको इसके अंदर, लिमिटेड चेकिंग प्रिविलेज। सेविंग अकाउंट बट लिमिटेड चेकिंग राइट। इसके अंदर आपको चेक लिखने का राइट नहीं है इतना ज्यादा। तो जाहिर सी बात, चेक नहीं लिखेंगे तो विड्रॉ नहीं ज्यादा करवा सकते, विड्रॉ ज्यादा नहीं करवाएंगे तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो सेविंग अकाउंट है लेकिन इसमें चेक लिखने का आपको राइट कम है। ये ठीक हो गया जी, दो बातें। उसके बाद ये है कि जो मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट होते हैं ये अमेरिका के अंदर $1,00,000 तक इसकी इंश्योरेंस भी हुई होती है, ठीक है जी, इंश्योर्ड भी होते हैं। नंबर 3 जो है इसके अंदर आ रहा है जी, स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट्स।
अब स्मॉल, इधर देखें यहां पर लिखा हुआ है स्मॉल डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट्स, और इधर यहां पे देखें, यहां पे लिखा हुआ है लार्ज डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट्स। तो ये दोनों इकट्ठे ही समझ लेते हैं। स्मॉल डिनोमिनेशन का मतलब है, डिनोमिनेशन का मतलब है मालियत। स्मॉल डिनोमिनेशन अमेरिका में कहलाती है $1,00,000 को कहते हैं। $1,00,000 को वो स्मॉल डिनोमिनेशन कहते हैं, और 1,00,000 से ज्यादा हो तो उसे हम लार्ज डिनोमिनेशन कहते हैं। अगर ग्रेटर देन क्या हो, 1,00,000 रुपए, $1,00,000 से ज्यादा हो, $1,00,000 से ज्यादा हो तो उसे हम लार्ज डिनोमिनेशन कहते हैं। 1,00,000 तक हो तो उससे हम स्मॉल डिनोमिनेशन कहते हैं। तो टाइम डिपॉजिट आपको पता है किसे कहते हैं, कि एक टाइम के लिए आप क्या कर देते हैं, अपना पैसा बैंक में जमा करवा देते हैं। तो वो 1,00,000 तक जमा करवाएंगे तो स्मॉल डिनोमिनेशन, और एक टाइम के लिए करवाएंगे। और $1,00,000 से ज्यादा का अमाउंट अगर बैंक में जमा करवाएंगे तो उससे हम लार्ज डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट कहेंगे। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि स्मॉल डिनोमिनेशन को आपने M2 में डाला हुआ है और लार्ज डिनोमिनेशन को आपने M3 में डाला हुआ है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो बड़ी रकम होती है ना, वो ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होती है। छोटी रकम हो तो फौरी आपको मिल जाए, बैंक से पता कर लें। अगर आप कहें जी हमें 10,000 वापस निकलवाने हो, कहेंगे अभी ले लें। अगर आप उन्हें कहें 10 लाख रुपए निकलवाने हो, कहेंगे अच्छा थोड़ा टाइम दें, फिर आपको देते हैं पैसे वापस। तो उसमें लिक्विडिटी का एलिमेंट कम हो जाता है, इसलिए वो M3 में आ जाता है। बड़ी अमाउंट ज्यादा जल्दी वापस नहीं मिलती, छोटी अमाउंट जल्दी वापस मिल जाती है। ठीक हो गया। यानी अगर हम टाइम डिपॉजिट कर लें कि दोनों ही साल साल के लिए भी अगर आपने जमा करवाए हुए हैं, तो स्मॉल डिनोमिनेशन जो है वो जल्दी वापस मिल जाएगी, लेकिन लार्ज डिनोमिनेशन जल्दी वापस नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, हालांकि करवाए तो साल के लिए जमा थे, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है कि हमें 1 माह बाद ही वापस लेने, तो वो शायद आपको जल्दी मिल जाए, $1,00,000 $1,00,000 तक। लेकिन 1,00,000 से ज्यादा हो तो फिर आपको टाइम लगेगा। ठीक हो गया। तो ये दोनों क्लियर हो गए, ये भी और ये भी। उसके बाद है MMMF। MMMF कहते हैं, ये MMDA समझ आ गया, इसको कहा था हमने मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट। मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट, मनी मार्केट मैंने समझाया, मेरा ख्याल मैंने नहीं समझाया। देखें फाइनेंशियल जो मार्केट होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट कौन सी होती है? फाइनेंशियल मार्केट वो होती है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल एंड परचेज हो रही होती है। समझ रहे हैं? जैसे आलू की मार्केट में आलू की सेल एंड परचेज होती है, फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल एंड परचेज होती है। और फाइनेंशियल मार्केट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड चेक कर लें, फाइनेंशियल मार्केट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड कर लें, तो वो दो होती हैं। एक को हम मनी मार्केट कहते हैं और एक को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट वो होती है जिसमें एक साल से कम के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल एंड परचेज किया जाता है। मनी मार्केट क्या होती है? लेस देन 1 ईयर की होती है। और कैपिटल मार्केट क्या होती है? वो होती है मोर देन 1 ईयर। यहां पर जो डेफिनेशन है ना, शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन की ये शॉर्ट रन मार्केट होती है, और ये जो कैपिटल मार्केट होती है ये लॉन्ग टर्म की होती है। और यहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स वाली नहीं है। यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो फाइनेंस की है, कि फाइनेंस वाले लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट रन 1 साल की होती है और 1 साल से ज्यादा जो है वो लॉन्ग रन होती है। ठीक है ना जी? तो यहाँ वो इकोनॉमिक्स वाली नहीं डालनी। इकोनॉमिक्स में तो एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड है ही नहीं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिटरमिन करने के लिए। ये बात मैंने आप लोगों को
माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताई थी कि देयर इज नो एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड टू डिटरमिन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन इकोनॉमिक्स, लेकिन अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, बिजनेस में शॉर्ट रन को और लॉन्ग रन को वो एग्जैक्ट कैलेंडर पीरियड बताते हैं, और फाइनेंस के अंदर वो कहते हैं कि 1 साल से कम जो है वो शॉर्ट रन है और 1 साल से ज्यादा जो है वो लॉन्ग रन है। तो ये एमएम समझ आ गया, मनी मार्केट। एमएम का क्या मतलब है? मनी मार्केट। तो मनी मार्केट इसलिए ये चूंकि M2 है तो इसमें 1 साल से कम के आ रहे हैं ना, तो इसलिए ये ज्यादा लिक्विड है। 1 साल से ज्यादा पे चले जाएंगे तो यानी कैपिटल मार्केट कम लिक्विड होती है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 1 साल से ज्यादा के होते हैं। डिपॉजिट अकाउंट, डीए का मतलब डिपॉजिट अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट को कह रहे हैं। ठीक है ना जी, ये चीज दोबारा से बता दी मैंने। उसके बाद है MMMF, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। इसे क्या कहते हैं? MMMF मनी, ये फिर मनी मार्केट आ गई, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। तो मनी मार्केट का मतलब 1 साल से कम की फाइनेंशियल मार्केट। तो मनी मार्केट की डेफिनेशन में जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट। तो इसकी डेफिनेशन जब करेंगे कैपिटल मार्केट की, तो आप कहेंगे कैपिटल मार्केट भी क्या है? दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट। तो मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट इन विच less than 1 year financial instruments are traded. And similarly, capital market is also the financial market in which more than 1 year financial instruments are being traded. ठीक हो गया जी? अच्छा, अब ये तो मनी मार्केट आ गई। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब है इकट्ठे होके, कुछ लोग इकट्ठे होके पैसा जमा करते हैं, पूल करते हैं रिसोर्सेज को। तो जब रिसोर्सेज को आप इकट्ठा करेंगे, रिसोर्सेज को जब आप इकट्ठा करते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। समझ गए? तो जैसे मैं, आप, वसीम, अली, 4-5 बंदे मिलकर हम कहते हैं कि हमने एक फंड बनाया है जिसमें आप पैसा दें हमें और हम आपके पैसे को इकट्ठा करके ना, म्यूचुअल कहते हैं बाहमी तौर पर फंड को इकट्ठा कर लेना, मिलजुल कर। बाहमी तौर पर, म्यूचुअल का मतलब है बाहमी तौर पर मिलजुल कर फंड को इकट्ठा कर लेंगे जब, तो म्यूचुअल फंड बन जाएगा। और फिर हम, हमारे पास यानी हम 4 लोगों ने बनाया है, हम 4 लोग हैं और आप लोग सारे जो लोग हैं हमें थोड़े थोड़े पैसे दे देंगे सारे, तो हमारा जो पैसा इकट्ठा होगा उसको हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे किसी जगह पर, और ख़ास तौर पर सेफ इन्वेस्टमेंट की जाती है जिसमें लॉस ना हो। तो उस पे फिर जो भी अर्निंग होगी फिर हम सबको शेयर कर देंगे। ये है म्यूचुअल फंड का मकसद। तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का मतलब है कि 1 साल से कम के हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, यानी हम पैसा इकट्ठा करके मनी मार्केट के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ना उनको परचेज कर लेंगे। वो मनी मार्केट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, वो आगे चलकर पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं, लेकिन वो होते सारे 1 साल से कम के ही हैं। उनको खरीदेंगे और उससे जो अर्निंग होगी तो वो जो फंड में जिन्होंने पैसा लगाया था वो सबको हम उसमें शेयर करेंगे। तो ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बन जाता है। अच्छा, अब ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो है वो दोनों जगहों पे आ रहा है। देखें, इधर भी आ रहा है और ये M3 में भी आ रहा है, ये देखें। अब फर्क ये है कि ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है ना, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है। ये क्या है? ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है। लेकिन ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड आ रहा है ना, ये इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल है, समझ आ गई बात? ये इंस्टीट्यूशनल है और ये वाला नॉन इंस्टीट्यूशनल है। तो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों ही मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। नॉन इंस्टीट्यूशनल मींस आम लोग, जैसे मैंने कहा था मैं, वसीम और बाकी लोग मिलकर 4-5,
हमने फंड बनाया, तो हमारा कोई इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना, हम अफराद हैं। लेकिन अगर किसी आप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशनल का भी होता है, यानी आप किसी बैंक ने बनाया होता है, जैसे RF हबीब, आपने कराची में हो ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वहां पे RF हबीब मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। ये बैंक का नाम है, म्यूचुअल फंड वो रन करते हैं, इंस्टीट्यूशन है पूरा। इस तरह से MCB का म्यूचुअल फंड मौजूद है, और भी बैंक्स मौजूद हैं जिनका म्यूचुअल फंड मौजूद है। तो आप वहां पे जाके अपना पैसा जमा करवा दें और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो इदारा करेगा इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशन करेगा। ये जो था ना, जो M2 में आ रहा है, ये इदारा नहीं है, बल्कि आम लोग हैं, अफराद हैं, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। अब आप फर्क ये है कि ये M2 में आ गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल MMMF, और इंस्टीट्यूशनल MMMF जो है ना वो M3 में आ गए। तो क्यों आ गए? इसलिए कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं ना, उसकी कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती, उनके अंदर कोई ज्यादा जो है वो जो कार्रवाई होती है, जो इंस्टीट्यूशन में कार्रवाई होती है, वो नहीं होती। इंस्टीट्यूशन से अगर आपका पैसा MMF नॉन इंस्टीट्यूशन में पड़ा हुआ है, तो वो इतनी ज्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जब चाहें वहां से पैसा ले सकते हैं, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ जाए आपको पैसा वापस अपना, तो वहां लिक्विडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो उनका पूरा प्रोसीजर होगा, वो प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिर पैसा वापस मिलेगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल MMF में कोई प्रोसीजरल डिलेज नहीं है, आपको हो सकता है उसी वक्त ही पैसा मिल जाए या एक दिन के अंदर वापस अपना पैसा मिल जाए। लेकिन MMF इंस्टीट्यूशनल में अगर जाएंगे तो हो सकता है हफ्ते बाद पैसा मिले, तो उसमें लिक्विडिटी का एलिमेंट कम है। जितना लिक्विडिटी कम होती जाएगी M3 में आते चले जाएंगे आप। तो ये दोनों में फर्क समझ आ गया। तो यहाँ तक हमने दोनों पढ़ लिए। अब है इधर देखें, इधर आ रहा है ओवरनाइट रीपरचेज एग्रीमेंट्स, और इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट्स M3 के अंदर। तो दोनों में रीपरचेज एग्रीमेंट आ रहे हैं। फिर अगली चीज है ओवरनाइट यूरो डॉलर्स, और इधर आ रहा है टर्म यूरो डॉलर। अब इसका मतलब अगर हम पहले ओवरनाइट और टर्म दो चीजें आ रही हैं। एक तो ओवरनाइट आ रहा है, इधर भी ओवरनाइट आ रहा है, इधर टर्म आ रहा है और इधर टर्म आ रहा है। पहले ये समझ लेते हैं। ओवरनाइट का मतलब है 1 डे, ओवरनाइट का क्या मतलब है? 24 आवर्स, नहीं समझ आई। और टर्म का मतलब है मोर देन 1 डे। तो मोर देन 1 डे मीन्स 1 वीक भी हो सकता है, 2 वीक्स भी हो सकता है, नहीं समझ आई। 1 मंथ भी हो सकता है, मतलब कोई एक दिन से ज्यादा की होगी, उसे टर्म कहते हैं। तो ये दोनों में फर्क समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद है इसमें जो समझने वाली बात कि इसमें आ रहा है रीपरचेज एग्रीमेंट्स, और इसमें भी आ रहा है रीपरचेज एग्रीमेंट। पहले समझते हैं क्या होता है। रीपरचेज एग्रीमेंट पढ़ते हैं। ये जब बंद होना तो बता देना, ठीक है ना जी। रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट ये होता है कि एक एंटिटी है A और एक है B। अब A कहती है, A बंदा कहता है B से कि मुझे पैसे दो, मुझे कर्ज दो। तो B कहता है कि मैं किस बेस पे दूं? A कहता है कि आप ना ऐसा करें, ट्रेजरी बिल मेरे से ले लें। अब ये ट्रेजरी बिल आपको पहले समझना पड़ेगा। ट्रेजरी बिल,
ये इसे कहते हैं टी बिल्स। टी बिल क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जब कर्जा लेना होता है, तो अब गवर्नमेंट है, उसने कर्जा लेना है तो किस तरह लेगी? तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है। ये आपने शायद मैक्रो में भी पढ़ा हो, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है और ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टी बिल है, उसकी वैल्यू है $1000 और अब इसको डिस्काउंट पे इशू करती है गवर्नमेंट। आप इसकी क्या करते हैं, इसकी बोली लगाते हैं, ऑक्शन होती है, इसकी बिडिंग होती है। और फर्ज करें ये ट्रेजरी बिल जो है वो मैंने खरीद ली और मैंने ये इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, इसकी फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू $1000 है और जो मैंने इसको खरीदा है, इसकी जो परचेज प्राइस है वो मैंने खरीद ली $900 की। तो ट्रेजरी बिल के अंदर परचेज प्राइस पी जो होता है वो हमेशा एफ से क्या होता है, कम होता है। ये फेस वैल्यू को आप क्या कह लें, एफ कह लें, और परचेज प्राइस को क्या कह लें, पी। तो ट्रेजरी बिल में पी हमेशा एफ से कम होता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मुझे फायदा होगा। यानी कितना फायदा होगा, ये फर्ज कर लें कि ये ट्रेजरी बिल मैंने 3 मंथ के लिए खरीदी है, 3 मंथ्स। तो मैंने असल में गवर्नमेंट को $1000 कर्जा दे दिया है 3 माह के लिए। 3 माह बाद जब मैं जाऊंगा कहाँ भला, बैंक के पास, उन्हें कहूंगा ये लें जी, तो वो मुझे, मैंने खरीदी कितने की थी, मैंने $900 की खरीदी है, लेकिन जब 3 माह बाद जाऊंगा तो मुझे उसकी फेस वैल्यू दे देंगे $1000। तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, $100 का बेनिफिट होगा। अब इस $100 को आप सूद कह लीजिए या इसको प्रॉफिट कह लीजिए या इसको जो भी कहना कह लीजिए, बेनिफिट कह लीजिए। तो एफ माइनस पी जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है ना जी, इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे एफ कितना था 1000 और आपने खरीदी कितने थी 900, तो $100 जो है वो बेनिफिट है। ये समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये नहीं पूछना कि आपने कितने खरीदी थी, उन्होंने जो उसके ऊपर लिखी हुई है ना वो अमाउंट आपको दे देनी है। तो वो उन्होंने $1000 आपको जाते ही दे देनी है और आपने खरीदी कितने की, जितने की भी खरीदी है, उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है कि आप किसी भी गवर्नमेंट का अपनी गवर्नमेंट का आप ट्रेजरी बिल खरीद लें, क्योंकि इसमें एक ही आउटकम है और वो है प्रॉफिट। इसमें लॉस नहीं है, इसमें आपको लॉस नहीं है। देखना, आपने सिर्फ वेट करना है जितनी देर के लिए आपने वो ट्रेजरी बिल खरीदी हुई है। अगर 3 माह की खरीदी है और ये ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 साल तक होती है। 1 साल से ज्यादा ट्रेजरी बिल नहीं हो सकती। तो आपने अगर 3 माह की खरीदी है तो 3 माह बाद आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। 6 माह की खरीदी तो 6 माह बाद आपका पैसा आपको वैसा मिल जाए, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ये सारी चीजें ट्रेजरी बिल के अंदर आती हैं और ये दुनिया की सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट यही है कि आप अपनी गवर्नमेंट की या किसी दूसरी गवर्नमेंट की क्या खरीद लें, ट्रेजरी बिल खरीद लें। तो इसमें लॉस नहीं है, यानी इसमें सिर्फ एक ही है और वो है प्रॉफिट। इसके अंदर लॉस नहीं है, नो लॉस। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो कहीं या कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसमें 2 आउटकम होते हैं, या प्रॉफिट होता है या लॉस। लेकिन ट्रेजरी बिल का एक ही आउटकम है और वो प्रॉफिट है या बेनिफिट है या इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इसमें लॉस नहीं है, क्योंकि आपको खरीदते ही पता चल जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट है। अगर आपने 900 की खरीदी तो आपको पता है मैंने 1000 ऊपर लिखा हुआ है, मुझे 100 का बेनिफिट। अगर आपने 800 की खरीदी है तो ऊपर 1000 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि मुझे कितना बेनिफिट है, 200 का। तो ये मैंने आपको ट्रेजरी बिल समझाया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसलिए समझाया है कि रीपरचेज एग्रीमेंट को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीपरचेज एग्रीमेंट को समझने के लिए आपको ट्रेजरी बिल समझना जरूरी है। तो ये जरा देखिए कैसे भला, वो ऐसे कि अगर एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कि मुझे कर्ज दो, यानी मैं ही कहता हूं आपसे कि मुझे कर्ज दो, तो आप कहेंगे कैसे, ये समझ लें ये मैं हूं रमजान, लिख देते हैं
और ये W है यानी वसीम, तो वसीम से मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, वो कहेगा किस बेस पे चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसा करें, मेरे पास ट्रेजरी बिल है वो ले लें, यानी ये वाली TB ट्रेजरी बिल है वो ले लें एज ए कोलेट्रल, कोलेट्रल मीन जमानत के तौर पर ले लें, और ये मैं फिर जब आपका कर्जा वापस कर दूंगा तो ये मैं आपसे रीपरचेज कर लूंगा, यानी ये मैं T बिल इसको दे देता हूँ। T बिल किस लिए दिया मैंने, इसको कोलेट्रल के तौर पर दिया है। कोलेट्रल कहते हैं जमानत, जमानत के तौर पर दिया है, और मैंने इसे कहा है कि मैं ये T बिल रीपरचेज करूंगा, रीपरचेज करूंगा, दोबारा मैं तुमसे ले लूंगा वापस, यानी थोड़ी सी हाई प्राइस पे ले लूंगा, तो इसको कहते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। समझ आ गई बात या नहीं? यानी इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कर्जा देती है और उसमें साथ ही एक एग्रीमेंट हो जाता है कि जो मैं तुम्हें जमानत के तौर पर T बिल दे रहा हूँ ये मैं वापस खरीद लूंगा और आपकी रकम आपको वापस कर दूंगा, तो ये रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। और ये रीपरचेज एग्रीमेंट अगर एक दिन का हो तो उसे ओवरनाइट रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं, ये वाली बात ओवरनाइट रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं। और अगर एक खास टर्म का हो तो उसे टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये खत्म हो गया यहाँ पे ओवरनाइट रीपरचेज एग्रीमेंट, 24 घंटे में कर्जा वापस करना है, और ओवरनाइट रीपरचेज टर्म रीपरचेज एग्रीमेंट में एक टाइम के बाद करना है, वो आपको बता दूं। अब हम आखिरी पढ़ते हैं, लेकिन एक सेशन दोबारा शुरू करते हैं, फिर उसमें एक रह गया यूरो डॉलर, वो मैं भी बताता हूँ। ये वाइंड अप हो जाए मैं फिर बताता हूँ, नया सेशन शुरू करते हैं। जी मेरी आवाज आ रही होगी। तो आखिरी जो चीज रह गई थी हमारे पास M2 और M3 के अंदर, चूंकि हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं इसको, वो रह गई है। इसके अंदर आ रहा है यूरो डॉलर्स, दिस इज यूरो डॉलर, एंड दिस इज अगेन यूरो डॉलर, दोनों में यूरो डॉलर आ रहा है, लेकिन ये ओवरनाइट यूरो डॉलर है, ये टर्म यूरो डॉलर है। ओवरनाइट और टर्म में मैं फर्क पहले बता चुका हूं, अब सिर्फ यूरो डॉलर समझना है। तो यूरो डॉलर क्या है? यूरो डॉलर, पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि यूरो एक अलग से करेंसी है जो किसकी है, यूरोपियन यूनियन की है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। और डॉलर, और ख़ास तौर पर अमेरिकन डॉलर भी कई मुल्कों की करेंसी है, लेकिन अगर अमेरिकन डॉलर कह रहे हैं तो फिर डॉलर अमेरिका की करेंसी है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे होके आए हैं, यूरो डॉलर। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है, ये मतलब जरा दोबारा समझना है लेकिन पहले मैंने अलग अलग बताया कि अलग से ये करेंसीज मौजूद हैं। अब ये समझना है कि यूरो डॉलर जो है वो क्या है। यूरो डॉलर, अब मैं बताने लगा हूं क्या है। यूरो डॉलर अमेरिका के वो डॉलर हैं जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद नहीं है। ये अमेरिका है, तो अमेरिका के अंदर भी तो डॉलर मौजूद है ना सारे, ये डॉलर है, ये डॉलर है, ये डॉलर है। इसके अंदर नहीं, अमेरिका से बाहर, ये यूएसए है ना, तो यूएसए से बाहर, खास तौर पर ये यूरोप के अंदर, ये यूरोप है सारा, यूरोप के अंदर जो डॉलर पड़े हुए हैं इनको हम यूरो डॉलर कहते हैं। किधर भला? अमेरिका के वो डॉलर, ये यूरोप है। अमेरिका के वो डॉलर जो अमेरिका में नहीं है बल्कि अमेरिका से बाहर दुनिया में कहीं पर हैं, और दुनिया में खास तौर पर यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर यूरोप के अपने बैंकों के अंदर, और अमेरिका के जो बैंक यूरोप के अंदर मौजूद हैं उनमें जो डॉलर पड़े हुए हैं उन्हें यूरो डॉलर कहते हैं। समझ गए? यूरो डॉलर का मतलब अमेरिका के वो डॉलर हैं जो अमेरिका में नहीं हैं, अमेरिका से बाहर दुनिया में कहीं पे हैं। अमेरिका से बाहर दुनिया में कहाँ पे हैं?
या तो दुनिया में किसी भी मुल्क में है या खास तौर पर यूरोप में है। यूरोप में क्या है, यूरोप में यूरोप के बैंक भी हैं अपने, और अमेरिका के बैंक भी हैं यूरोप में। तो यूरोप में जो यूरोप के बैंकों में डॉलर अमेरिका के पड़े हुए हैं, और अमेरिका के अपने बैंकों में जो डॉलर पड़े हुए हैं यूरोप के अंदर, वो सारे डॉलर यूरो डॉलर कहलाते हैं। ठीक हो गया बात। तो ये इसके अंदर यानी जो भी डॉलर पड़े हुए हैं ये यूरो डॉलर है सारे। ठीक हो गया। अब अगर अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के किसी बैंक को, ये अमेरिका का बैंक है, इसको डॉलर की जरूरत पेश आती है, तो वो इधर अपने किसी बैंक से राब्ता करता है, या अपने नहीं तो किसी यूरोप के किसी बैंक से राब्ता करता है। ये यूरोप का बैंक है, ये अमेरिका का अपना बैंक है, दोनों में अमेरिका के डॉलर पड़े हुए हैं। तो अब वो इनसे राब्ता करता है, या इससे करता है या इससे करता है, तो वो कर्जा लेता है इनसे। तो वो एक दिन के लिए भी ले सकता है, तो इसे कहेंगे ओवरनाइट यूरो डॉलर। और अगर वो एक टर्म के लिए लेता है कर्जा, तो उसे कहेंगे टर्म यूरो डॉलर। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया जी M3 और M4 के अंदर ये टर्म यूरो डॉलर और ये ओवरनाइट यूरो डॉलर। तो हमने M2 M3 तक पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, आखिरी जो इसके अंदर चीज है वो क्या है, वो है M4। M4 पढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है ना जी। M4 पढ़ते हैं, M4 पढ़ते हैं। M4 को हम L भी कहते हैं। L मीन्स लीस्ट लिक्विड, यानी सबसे कम लिक्विड M4 है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आएंगे ना वो सबसे कम लिक्विड होंगे। इसमें M3 तो सारा शामिल है। M3 प्लस इसमें क्या आता है, इसमें आता है जी M3 प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटीज। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटी में से एक सिक्योरिटी मैंने अभी आपको समझाई भी है, जिसे हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक मनी मार्केट से है, और मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर होती है, तो ये शॉर्ट टर्म ही है। ठीक है जी। अब ट्रेजरी सिक्योरिटीज जो है ये समझना पड़ेगा कौन कौन सी होती हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटीज प्लस कमर्शियल पेपर और प्लस सेविंग बॉन्ड्स और सेविंग बॉन्ड्स के बाद प्लस बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स, तो ये है जी M4 के इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें आता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म मैं बता चुका हूँ, फाइनेंस की दुनिया के अंदर 1 साल से कम को कहते हैं। ट्रेजरी सिक्योरिटीज जो हैं वो क्या होती हैं, ट्रेजरी सिक्योरिटीज जो होती हैं जनाब, ट्रेजरी सिक्योरिटीज ये गवर्नमेंट ने जब कर्जा लेना होता है तो ट्रेजरी सिक्योरिटीज इशू करती है। ट्रेजरी वैसे खजाने को कहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं, इनकी 3 काइंड्स हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेजरी बिल, ये जो अभी बढ़ा है इसको हम कहते हैं टी बिल्स। एक को हम कहते हैं ट्रेजरी नोट, और एक को हम कहते हैं ट्रेजरी बॉन्ड। तो ये आपके सामने जो है वो 3 उसकी क्या आ गई हैं, काइंड्स आ गई हैं, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोट और ट्रेजरी बॉन्ड। तो ये इनको कहते हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज। जब गवर्नमेंट को जरूरत पेश आती है पैसा लेने की, तो इसे हम कहते हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं इसको, या इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं।
ये जो टी बिल है, इसका ताल्लुक मनी मार्केट से है, और ये जो दोनों हैं इसका ताल्लुक कैपिटल मार्केट से है। कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा की होती है, ये 1 साल से कम की होती है। अच्छा, इसका मतलब है ट्रेजरी जो नोट है वो ये तीनों किस लिए यूज हो रही है? गवर्नमेंट इश्यू these to get loan और debt, कर्जा लेने के लिए ये करती है, गवर्नमेंट इशू करती है। अगर लॉन्ग टर्म का कर्जा लेना है तो ट्रेजरी नोट या ट्रेजरी बॉन्ड इशू होते हैं, अगर शॉर्ट टर्म का कर्जा लेना है तो ट्रेजरी बिल इशू होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे कि ये जो ट्रेजरी बिल है, ये इसके ऊपर कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता, रेगुलर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये तो सिर्फ परचेज प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस है जो आप ले लेंगे। ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होती है। ट्रेजरी बिल जो है ऑलवेज इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू होगी, और डिस्काउंट मींस कि उसकी परचेज प्राइस हमेशा फेस वैल्यू से कम होगी। तो ये डिस्काउंट पे होगी, यानी ऊपर लिखा होगा लेकिन आप उससे कम पर खरीदेंगे हमेशा, और जितना कम पे खरीदेंगे और जितना उस पे लिखा होगा उसका डिफरेंस जो होगा वो आपका बेनिफिट है। लेकिन इन दोनों के ऊपर आपको क्या मिलता है? इनके ऊपर रेगुलरली जैसे होता है, जैसे बैंक आपको सूद देता है या लेता है, रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स वो मिलेंगी आपको, समझ गए? और जब इनकी मेच्योरिटी आएगी तो मेच्योरिटी के बाद आपको आपकी असल रकम भी मिलेगी, और यानी एट मेच्योरिटी जब मेच्योर हो जाएगी आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी मिल जाएगी वापस। प्रिंसिपल अमाउंट मींस असल रकम, असल रकम भी आपको वापस मिल जाएगी मेच्योरिटी पर, जब वो मेच्योर हो जाएगा कर्जा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेजरी नोट है ये होता है 1 साल से लेके 10 साल तक का कर्जा, और ये ट्रेजरी बॉन्ड जो होता है ये 10 साल से ज्यादा का कर्जा होता है, मोर देन 10 ईयर्स। अगर गवर्नमेंट ने 10 साल से ज्यादा का कर्जा लेना है तो वो ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है, और अगर गवर्नमेंट ने 1 साल से 10 साल तक का कर्जा लेना है तो वो फिर ट्रेजरी नोट इशू करती है। यानी 1 to 10 years मीन्स लेस देन 10 years, लेस देन 10 years, ठीक है ना? और ग्रेटर देन 10 years से करना है तो फिर वो ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है। इसको हम ट्रेजरी सिक्योरिटीज कहते हैं। ये समझ गए, 3 होती हैं। अब वापस आ जाइए, हम पढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी सिक्योरिटी में क्या आता है? उसमें टी बिल ही आता है, टी बिल आता है, ठीक है ना जी? उसके बाद है जी कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर जो होता है वो शॉर्ट टर्म डेट होता है, शॉर्ट टर्म डेट होता है जो कि एक कंपनी, जब किसी कंपनी ने कर्जा लेना हो किसी दूसरी कंपनी से, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से जब कर्जा लेना हो, या एक कंपनी ने किसी बैंक से कर्ज लेना हो,
या एक बैंक ने दूसरे बैंक से कर्ज लेना हो, तो वो जो इशू करती है उसे हम कमर्शियल पेपर कहते हैं। यानी शॉर्ट टर्म डेट के लिए जो कि एक फाइनेंशियल, ये शॉर्ट टर्म डेट क्या है, इंस्ट्रूमेंट है टू मतलब फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। मतलब एक है डालडा बनास्पति, तो डालडा वालों ने जब अगर कर्जा लेना है किससे, किसी बैंक से, तो वो कमर्शियल पेपर इशू करेंगे और उस बैंक उसको खरीद लेगा और उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी होगी वो डालडा वाले को पास चली जाएगी। बैंक वो कमर्शियल पेपर अपने पास रखेगा, जब वो टाइम पूरा हो जाएगा कमर्शियल पेपर उसको वापस करेगा और अपनी असल रकम वापस ले लेगा। उसी दौरान उसके ऊपर इंटरेस्ट उनको क्या मिलता रहेगा। कमर्शियल पेपर डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते हैं और कमर्शियल पेपर जो है वो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट भी देते हैं। ठीक है जी, तो कमर्शियल पेपर समझ आ गया आपको। उसके बाद है सेविंग बॉन्ड। तो ये नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है, ये सेविंग बॉन्ड लैदा कहलाते हैं, जो कि आमतौर पर लोग खरीदते हैं सेव करने के लिए। स्मॉल सेवर जो होते हैं उस पर गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट देती रहती है। और आखिरी चीज है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस का नॉर्मली इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड में ये होता है कि एक तरफ इंपोर्टर होता है और दूसरी तरफ एक्सपोर्टर होता है। तो होता ये है कि फर्ज कर लें कि मैंने बाहर से क्या किया है, कंप्यूटर मंगवाया है। अब अगर वो कंप्यूटर मैंने मंगवाया है तो मैं इंपोर्टर हूँ। अब जाहिर सी बात है कि मुझे वो जिसने बेचा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है मुझे, तो वो मुझे जानता तो नहीं है और मेरी गारंटी अब कौन देगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चेक है जो मेरे अकाउंट, जो मेरे बैंक का है। मैं ये बैंक का चेक उसको दे देता हूँ कि यार इसकी पेमेंट आपको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हो जाएगी। तो वो उस चेक को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये चेक है जैसे होता है। तो अब क्या होता है, इस चेक की बैक साइड पे मेरा बैंक जो है वो एक स्टैंप लगाता है, जिसपे वो लिखता है मेरा बैंक कि ये इसकी पेमेंट मैं जिम्मेदार हूँ, आप इसको ये कंप्यूटर दे दीजिए। तो वो फिर उस सूरत में मुझे वो पेमेंट, वो मुझे कंप्यूटर दे देते हैं। तो बैंकर एक्सेप्टेंस में बैंक एक्सेप्ट करता है इस बात को कि इसकी पेमेंट होगी और ये पेमेंट की गारंटी बैंक दे देता है और उस वो चेक की बैक साइड पे स्टैंप करता है और उस स्टैंप में लिखा होता है कि इसकी पेमेंट हम बैंक इसकी गारंटी करता है और ये पेमेंट आपको हो जाएगी इसकी। तो इस सूरत में वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाती है। तो इसे कहते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस। ठीक हो गया जी। ये है मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन यूएसए। अब अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं, मॉनेटरी एग्री, ये यूएसए में खत्म हो गए। अगर हम इसको कहें मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन पाकिस्तान, तो बड़े 2 मिनट का काम है पाकिस्तान में समझना। M0 तो पाकिस्तान में भी C+R ही है, ठीक है ना जी। लेकिन M1 जो है पाकिस्तान में वो है C+DD। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स। तो इसका मतलब ये जो अगर अमेरिका का अगर M1 पढ़ते हैं, अमेरिका का था C प्लस ट्रैवलर चेक्स प्लस ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स, और ट्रांजैक्शन डिपॉजिट अमेरिका में था DD, नाउ और ATS, याद है ना। इसका मतलब पाकिस्तान में और अमेरिका में जो कॉमन है वो एक तो C है और इधर से DD है, ये वाली चीज। बाकी ये भी नहीं है पाकिस्तान में, नाउ भी नहीं है, ATS भी नहीं। ठीक है ना जी। तो पाकिस्तान का M1 और अमेरिका का M1 में फर्क समझ आ गया आपको। उसके बाद M2 है, M2 में M1 आएगा प्लस आ जाता है टाइम डिपॉजिट्स। तो उधर आपके सामने है, उनमें भी उन्होंने टाइम डिपॉजिट्स लिखा हुआ था। फिर है
अदर डिपॉजिट्स विद एसबीपी, अदर डिपॉजिट्स विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, प्लस आ जाता है उसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल मींस जो आपके अपने मुल्क में लोग रहते हैं और उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, एफसीए कहते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। और M3 जो है, M3 के अंदर M2 शामिल है, प्लस उसके अंदर नेशनल सेविंग सेंटर आपने सुना होगा, उनके डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग मरकज कौमी बचत के जो लोगों ने पैसे वहां पे गवर्नमेंट को कर्जा दिया हुआ है। और उसके बाद फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव के डिपॉजिट्स ऑफ फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव्स, ये भी पाकिस्तान में है। तो ये देख लें, पाकिस्तान में कोई इतनी लंबी चौड़ी मॉनेटरी एग्रीगेट्स नहीं है ज्यादा, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मेजर है, इसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी, दिस इज नैरो मनी। ठीक है जी, ये पाकिस्तान का मॉनेटरी बेस है।